एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन इन सबको इकट्ठा खत्म कर रहे होंगे। अगले 5 मिनट में आपकी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी, एक एक चीज को डिटेल में समझा दूंगा और साथ साथ में चैप्टर के अगर नोट्स चाहिए, जो कि तुम्हें चाहिए ही होंगे, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। पहले वीडियो देखो, फिर टेलीग्राम पे जाके नोट्स लेना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गैप्स के बारे में, जिनको हम बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सादा भाषा में बोले तो ये वो रूल है, ये वो कानून है जिसके थ्रू अकाउंटेंसी चलती है। अब सोच के देखो, एक राम है, एक श्याम है। राम ने अपनी किताब अपने अकाउंट्स बनाए हैं और श्याम ने भी अपने किताब अपने अकाउंट बनाए। दोनों का तरीका बिल्कुल ही अलग है। एक किसी और तरीके से कर रहा है, किसी और तरीके से कर रहा है। एक किसी चीज को कैपिटल मान रहा है, किसी चीज को कैपिटल मान रहा है। तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों को कंपेयर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है। क्या इन दोनों से कोई आउटपुट निकालना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम लेकर आते हैं, हम मतलब ICAI और बाकी सभी लेकर आते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। ये बेसिकली वो रूल है, वो सेट ऑफ गाइडलाइंस है जिनके अंतर्गत अकाउंटेंसी करनी पड़ेगी। तो भारत की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सब इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती हैं और माना जाता है कि वो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को ऑटोमेटिकली मान के ही काम कर रही हैं। अभी जो बाइजूस वाला केस हुआ उसमें माना गया यार ये चीज है ना फॉलो नहीं हो रही थी और इस वजह से अकाउंट मैनिपुलेशन कर रहे थे। चलो बाइजूस के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट किसको कहते हैं। प्रिंसिपल तो आप समझ गए, वो रूल्स एंड रेगुलेशन। कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या होता है? ये वो अजम्पशंस जो माने जाते हैं कि हाँ ये तो भाई हो रहा है, ठीक है ना, ये तो है, मतलब इसके में तो कोई दिक्कत। जैसे एक असम्पशन है हमारा गोइंग कंसर्न, जो कहता है कि भैया धंधा शुरू किया है तो हम ये मान के चलेंगे कि चलता रहेगा। तुमने 1 साल में बंद करने के लिए शुरू नहीं किया। जैसे LIC है, अब तुम आज LIC में पैसा डाल दो तुम्हारे को 25 साल बाद मिलेंगे। अब LIC बोल रहे साहब हम तो 20 साल में बंद होने वाले हैं, तो क्यों पैसा डालोगे तुम? तो बेसिकली क्या कह रहे हैं, ये हम क्यों इतने लंबे समय में पैसा डालते हैं? क्योंकि हम मानते हैं कि धंधा चलता ही रहेगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस तरह के कई कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे होंगे। उससे पहले देखो अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है। अब देखो क्या है कि हम लोग सब सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब है अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करते करते हम लोग नई नई चीजें सीख रहे हैं और जैसे जैसे हम सीख रहे हैं वैसे वैसे इन नई नई चीजों को हम अप्लाई कर रहे हैं। जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स का, जब हम क्लास 12 में पढ़ते हैं तो कैश फ्लो एक चैप्टर है, तो उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट पहले कुछ और होता था, अब कुछ और होता है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हम धीरे धीरे सीख रहे हैं कि क्या क्या बदलाव आ रहा है और उसके हिसाब से नई नई चीजें अटका रहे हैं। तो वो कहलाता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब सबसे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है गोइंग कंसर्न। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई हमारा मानना यह है कि अगर कोई कंपनी खुली है तो वो बंद होने के लिए नहीं खुली है। द बिजनेस शैल कंटिन्यू टू फोरसीएबल पीरियड, मतलब जब तक बिजनेस ढंग से चल सकता है तब तक हम इस धंधे को चलाने में इच्छुक हैं। ये मान के हम धंधा कर रहे हैं। हम अगले दिन बंद करने के लिए धंधा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो बेसिकली वो धोखा ही दे रहा है। आप आज कुछ काम कर रहे हो, किसी को बेच रहे हो, कल धंधा बंद कर दोगे तो कस्टमर सर्विसेज कौन देगा? तो ये क्या कहता है, पहला कॉन्सेप्ट बोलता है कि गोइंग कंसर्न मान के चलेंगे, सारे धंधे हमेशा चलते रहेंगे, ये मान के हम धंधों में काम करेंगे। सेकंड आता है कंसिस्टेंसी असम्पशन। अब देखो सिंपल बात है कि आज अगर मैं मान लो डेप्रिसिएशन है 1 लाख रुपए में 10% लगा, कल मेरी इच्छा कर गई 90,000 पे 10% लगा, तो ये दोनों चीजें अलग हैं। तो यहाँ पर आपका कंसिस्टेंसी असम्पशन कहता है कि एक सेट ऑफ रूल्स या एक मेथड आपने किसी चीज को यूज करने के लिए लगा दिया है तो आप हमेशा उसी मेथड पे चलोगे, आप उस मेथड को चेंज नहीं करोगे। जैसे डेप्रिसिएशन के 2 मेथड होते हैं, रिटन डाउन और स्ट्रेट लाइन। तो अगर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड चूज किया है तो आप हमेशा स्ट्रेट लाइन ही चूज करो, इन बिटवीन बदलो मत। और अगर आपने रिटन डाउन चूज किया है तो आप हमेशा रिटन लाइन ही चूज करो। इससे बेसिकली एक क्या कहते हैं यूनिफॉर्मिटी रहती है आपके अकाउंट चेक करने के लिए, ठीक है। तीसरा आता है अक्रूवल असम्पशन। अब अक्रूवल असम्पशन बेसिकली आपका जो चैप्टर है बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी, कैश और अक्रूवल बेसिस, उसका वाला असम्पशन है। वो ये कहता है कि आप ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करो जब वो हुआ है, तब नहीं जब उसकी पेमेंट है। मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन है जो आज की तारीख, मतलब मान लेते हैं 10 फरवरी को हुआ है और उसकी पेमेंट आ गई 10 अप्रैल, तो आप उसको 10 फरवरी को ही रिकॉर्ड करो, 10 अप्रैल को रिकॉर्ड मत करो। हम मानेंगे कि 10 फरवरी को ही ट्रांजैक्शन हुआ है। कैश इज नॉट द बेसिस, ट्रांजैक्शन होना इज द बेसिस। इसके बाद कई सारे और प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको पढ़ने, एक एक करके सबको समझ लेते हैं। पहला है बिजनेस एंटिटी या अकाउंटिंग एंटिटी या सेपरेट लीगल एंटिटी। ये प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों अलग हैं, ठीक है। हम जब अपने बुक्स में लिखेंगे तो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रखेंगे। बिजनेसमैन एक दूसरी पार्टी है जिसने बिजनेस में पैसा लगाया है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, ठीक है, और वो भी लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए कि उसको चुकाना पड़ेगा। ये शानबत्ती है ताकि इंटरेस्ट ले, ठीक है। नेक्स्ट आता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये कहता है कि आप सिर्फ उसी चीज को रिकॉर्ड करेंगे जिसकी मनी में कोई वैल्यू है।
यार इसने बहुत अच्छा काम किया, कोई बात नहीं, करना है इसको रिकॉर्ड नहीं करना, यार ये कितना ईमानदार है, नहीं इसको रिकॉर्ड नहीं करना। उसी चीज को रिकॉर्ड करो जिसकी मनी में कोई वैल्यू है। जैसे ये पेन भी है, तो ये 50 रुपए का पेन है, अच्छा हाँ पीछे रबड़ भी है, तो 50 रुपए का अगर पेन है तो ये 50 रुपए का पेन मैं रिकॉर्ड करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि इसके बदले में 50 रुपए की वैल्यू एक्सचेंज हुई है, तो सिर्फ उसी चीज को रिकॉर्ड करो जिसके बदले कोई वैल्यू हुई है। थर्ड आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं प्रॉफिट बताना है आपको, तो आप कब का प्रॉफिट बताओ? 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 6 महीने, 10 साल, 20 साल। अब ये तो कोई एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा ना कि आपका प्रॉफिट कितने टाइम का है। तो यहाँ पर बोला गया कि भाई क्योंकि बिजनेस की लाइफ अनलिमिटेड होती है, तो हम उस लाइफ को मेजर करने के लिए हर 1 साल के अंदर या स्मॉलर पीरियड्स के अंदर फाइनेंशियल अकाउंट्स को क्लोज करेंगे, बुक्स को क्लोज करेंगे, जिनको हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ये जरूरी है कि आप हर साल के अंदर बुक्स को क्लोज करो और अपनी टैक्स लायबिलिटी को चुकाओ, ताकि कंपैरिजन में और नेक्स्ट ईयर की ग्रोथ में आपको भी मदद मिले। चौथा प्रिंसिपल आता है आपका फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। भाई खुला खाता, ये कहता है कि भाई आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट रिप्रेजेंट करने हैं, आप कुछ भी छुपा नहीं सकते। अब कुछ भी छुपा नहीं सकते तो राइट टू रूल पर ये तो है। तो भैया इंडिया के अंदर अगर आपको धंधा करना है तो आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन को पब्लिश करना पड़ेगा। किसी भी कंपनी की इंफॉर्मेशन देख सकते हो गूगल पे जाकर। पांचवा, अब यहाँ से बचने वाला है, देखो ये तो नुकसान वाला काम हो जाएगा, तो इसलिए बचने के लिए एक और प्रिंसिपल बना, मटीरियलिटी प्रिंसिपल। मटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपको सिर्फ वही इंफॉर्मेशन पब्लिश करनी है जो आपके लिए मटीरियल है। सर मटीरियल का मतलब? मटीरियल का मतलब आपके लिए वैल्यू रखती है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरी 1000 करोड़ की कंपनी, तो 1000 करोड़ की अगर कंपनी है तो 50 रुपए का पेन काम का है क्या? मैं लिखूं क्या 5 पेन 50 रुपए ईच? नहीं। तो मुझे ये पेन के द्वारा हुआ खर्चा दिखाने की जरूरत नहीं है, मिसलेनियस एक्सपेंस करके डाल दी। पर अगर मेरी 100 रुपए की कंपनी है तो 50 रुपए का पेन एक बहुत बड़ा खर्चा है। तो हर व्यक्ति के लिए मटेरियल अलग होता है। जैसे मेरे लिए पेन एक मटेरियल होगा क्योंकि मेरी कंपनी छोटी है, पर अंबानी जी के लिए पेन किसी काम का उनको पता ही नहीं है क्या है, तो वो अगर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इस पेन का जिक्र ना करेंगे तो चल जाएगा। तो ये प्रिंसिपल कहता है आप सिर्फ मटेरियल जो है आपके लिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, आप सिर्फ उसको बताइए, नॉन इंपॉर्टेंट छोटी मोटी चीजों को भूल जाइए, बचा दीजिए। अगला आता है कंजर्वेटिज्म, जिसको हम प्रूडेंस प्रिंसिपल भी बोलते हैं। अब कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या है? बहुत सिंपल है। ये कंजर्वेटिव फैमिली होती है ना, चोरी दबके रहने वाली, वही प्रिंसिपल ये है। ये कहता है कि आप किसी भी प्रॉफिट को मत मानो जो आने वाला है, जब आएगा तब मानो। पर अगर तुम्हें लग रहा है कि लॉस होने वाला है तो उसको फटाफट से लिख लो। ये क्यों किया जाता है? इससे प्रॉफिट कम होता है तो टैक्स कम देना पड़ता है, सादा भाषा में। तो किसी भी एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को नहीं लिखना है, पर सारे एंटिसिपेटेड लॉस को किताब में लिख देना। नेगेटिव सोच रख के आप काम करो, बढ़िया धंधा चलेगा। अगला आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट। 2 चीजें बोलता है। पहली चीज, हमको मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। हमने जिस चीज को खरीदते समय जितना प्राइस दिया था, हम अपनी किताबों में उसको उतना ही लिखेंगे। भले यार मार्केट वैल्यू 10 गुना बढ़ गई है, कम हो गई है, पर किताबों में वो चीज वहीं की वहीं लगेगी, वरना हमें रोज रोज रिकॉर्ड करना पड़ेगा। साथ में अगर उस चीज को, जैसे 50 रुपए का पेन है पर इसको देने आज में 5 रुपए और ले ली, तो मैं 55 रुपए का पेन अपनी किताब में लिखूंगा, 50 का नहीं लिखूंगा। अगला आता है मैचिंग प्रिंसिपल, जो कहता है कि भैया इस साल के रेवेन्यू को इस साल के एक्सपेंस से जोड़ो। मतलब मान लो एक 12 महीने की सैलरी में किसी को देता हूं, मैंने उसको भी 11 महीने की दी, 12वें महीने की अभी नहीं दी, अगले साल दूंगा या 2 महीने बाद दूंगा। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि भैया देखो आप पूरे 12 महीने की सैलरी लिखो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, इस साल सिर्फ 11 महीने की लिखोगे, तो इस साल आपको प्रॉफिट दिख गया ऑटोमेटिकली। आप सैलरी नहीं दोगे तो प्रॉफिट हो गया, ये तो गलत बात है ना। आपको प्रॉफिट दिखाने के लिए सैलरी लो करो, तो इसलिए आप 11 महीने की पेड लिखो और 1 महीने की आउटस्टैंडिंग लिख दो कि हमें देनी थी पर हमने नहीं। अगला प्रिंसिपल आता है ड्यूअल एस्पेक्ट या ड्यूअलिटी प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि भैया हर ट्रांजैक्शन के 2 साइड होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। कोई भी ट्रांजैक्शन सिंगल साइडेड नहीं होगा, एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी डबल साइडेड। अगला प्रिंसिपल है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। ये कहता है कि हम रेवेन्यू तब मानेंगे जब वो रियलाइज हो, मतलब जब हमें उम्मीद हो गई कि वो रेवेन्यू आने के लिए मेरी तरफ से कुछ भी नहीं करना, बस पैसा आएगा। जैसे मैंने ये पेन बेच दिया, पेन को लेके सब आ रहा है, तो मैंने पेन बेच दिया, अब इसका पैसा 2 महीने बाद आएगा, पेन गया, पैसा तो आना है अब, ठीक है। तो मैं आज ही की तारीख में रिकॉर्ड कर लूंगा कि मैंने पेन दिया है और पैसा आ रहा है। तो जब रेवेन्यू रियलाइज होने की बात हो गई है तब आप उसको करोगे, जब ट्रांजैक्शन एंटर हो गया है तब करोगे। सादा भाषा, मान लो फरवरी में आपने सेल करी, मई में पैसा है, तो आप इसको फरवरी में लिखो, भाई सेल तो हो गई। इसका अपोजिट, मान लो कि फरवरी में पैसा आ गया एडवांस, पर सेल मई में हुई, तो आप मई में ही लिखोगे। एडवांस पैसा किस चीज का है?
आप अपनी तरफ से जब फ्री हो जाओगे तब आप उसको रिकॉर्ड करोगे। आखिरी आता है आपका वेरीफाइबल कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल। आपने देखा होगा कि बिल लेना ग्राहक के लिए जरूरी होता है, बिल बनाना दुकानदार के लिए भी जरूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये माना गया है कि हम किसी भी ट्रांजैक्शन को तब मानेंगे जब आपके पास उससे अटैच्ड बिल होगा, वरना हम मानेंगे ही नहीं कि आपने कोई सामान बेचा है। ऐसे दुकानदार जब बिना बिल के सामान बेचता ना तो वो उसको दिखाता ही नहीं है, बोलता है मैंने तो बेचा ही नहीं है। समझ गए? तो वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, तभी आप उसको फाइनेंशियल बुक में लिख सकते हो। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आसान है। अब एक दो टर्म्स है जिनको आप समझ लो, जैसे IFRS, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, मतलब किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे आप चीजों को लिखोगे। नेक्स्ट रहता है IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि इस चीज को ध्यान रखता है। दूसरा होता है INDAS, यानी इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब वो गाइडलाइंस जो कि जनरली एक्सेप्ट की जा रही होगी भारत के अंदर। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से वीडियो बड़ी हो गई है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।